हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। यस, आवर न्यू चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सब अपनी अपनी बुक्स में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रजिस्टर में। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे रियल लाइफ में हम लोग जाते हैं ना बाहर, टीवी, फ्रिज, स्कूटी वगैरह लेने, बाइक लेने, फाइनेंस करवा के लेने जाते हैं ना, किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट्स पे फाइनेंस लेने, बिल्कुल उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है, जिसको रियल लाइफ अब हम ट्राई करेंगे इसको कि हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करें। ठीक है, रियल लाइफ के एग्जांपल लेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे। जिसको कनेक्ट करना आ गया, जो मेरे साथ साथ चलेगा, उसको कनेक्ट करना डेफिनेटली आएगा। रियल लाइफ से कनेक्ट करके मैं आप सभी को बताऊंगा, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे चैप्टर ना समझ आए और जिसे चैप्टर ये मुश्किल लगे। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आराम से करेंगे, बहुत इंटरेस्ट लेके करेंगे और मज़े मार के करेंगे। ठीक है जी, चलिए बुक खोलिए। बुक में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। बेसिकली मैंने कुछ गुड्स खरीदे अगर आज मैंने, ठीक है, उसके पोजेशन में खरीदे। लेट्स से अगर मैं टीवी लेके आया, एलईडी लेके आया अपने घर पे, 60,000 का एलईडी है सोनी का, उसको मैं 10,000 पे डाउन पेमेंट दे के ले आया। बाकी की मेरे को जो 10,000 तो नहीं, चलो 20,000 पे डाउन पेमेंट दे के मैं एलईडी वो अपने साथ ले आया। तो बाकी की जो 40,000 है उसकी मैंने इंस्टॉलमेंट करा ली 4,000 की 10 मैंने इंस्टॉलमेंट करा ली वो 40,000 की। ठीक है, तो मेरे को इंस्टॉलमेंट हर महीने देनी पड़ेगी। ये मैंने क्या खरीदा, मैंने टीवी खरीद लिया इंस्टॉलमेंट पे। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें हायर परचेजर कौन है, मैं हूँ, मैंने खरीदा। हायर वेंडर कौन है, जिसने मेरे को बेचा, जिसने बेचा उसको बोलते हैं हायर वेंडर, जिसने खरीदा उसको बोलते हैं हायर परचेजर। ठीक है, गुड्स मैं लेके आया तो मेरे पोजेशन में, मेरे कब्जे में है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, गुड्स मेरे पोजेशन में। ठीक है, गुड्स अगर मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो उसका मुझे कॉल आ जाएगा, सर इंस्टॉलमेंट दो, मैंने फिर भी नहीं दी, फिर कॉल आएगा दे दो, मैंने फिर भी नहीं दी, फिर कॉल आएगा दे दो, फिर भी नहीं दी, वो मेरे घर से आके गुड्स उठा के ले जाएगा अपनी। बट ऑब्वियस सी बात है, अगले ने मुझे 3 बार का टाइम दे दिया, 3 बार उसने मुझे फ़ोन किया, अब वो चौथी बारी क्या करेगा, सीधा अपना सामान लेने आ जाएगा। तो उसको हम उस केस में क्या बोलेंगे, हम गुड्स रीपोजेस्ड। गुड्स रीपोजेस्ड मतलब उसने अपने वापस कब्जे में गुड्स ले ली अपनी। ठीक है ना, उस केस में हम क्या बोलेंगे, गुड्स रीपोजेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो मीनिंग मैंने आपको बताया, पढ़ लेना एक बार, कुछ नहीं कह रहा। पोजेशन ऑफ गुड्स, हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर and under which the hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement, and includes the agreement under which possession of goods is delivered by the owner thereof to a person on condition that such person pays the agreed amount। भैया कह रहा है कंडीशन होती है, जो उसका मालिक होता है, मतलब जो हायर वेंडर होता है, वो कंडीशन रखता है कि मैं तेरे को गुड्स दे दूंगा, बदले में तू मेरे को इतना एग्रीड पैसा देगा, एग्रीड मनी देगा। वो कहता है ठीक है जी। जो प्रॉपर्टी होती है वो गुड्स में होती है, वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और उसके बाद सच अ पर्सन हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासिस। उस पर्सन के पास राइट होता है कि वो कभी भी एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासिस होने से पहले। वो कहता है भैया मैं नहीं तेरे को बेच रहा, मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ एग्रीमेंट, तो वो कर सकता है, उसके पास ये राइट है हायर वेंडर के पास। कुछ काम करिए हमारे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको ये डिस्टिंक्शन हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इंस्टॉलमेंट परचेज मेथड एग्रीमेंट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, जिसको रीड करना वो रीड कर सकता है। टर्म्स यूज होती है हायर परचेज एग्रीमेंट में। हायरर कौन होता है, हायरर मीन्स अ पर्सन हु ऑब्टेन्स और हैज़ ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम एन ऑनर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। मतलब हायर परचेजर बोल लूँ या हायरर बोल लूँ, बात एक ही है। जिसने खरीदा उसको हायरर बोलेंगे, हायर परचेजर बोलेंगे। हायर वेंडर कौन है, जिसने हमें गुड्स डिलीवर करे हैं, जो मालिक है गुड्स का, वो हायर वेंडर है हमारा। ठीक है, कैश प्राइस कौन सा प्राइस है, जितने में गुड्स आज मार्केट में खरीदने जाऊँ तो गुड्स मेरे को कैश में इतने की मिलेंगी, दैट इज़ माई कैश परचेज प्राइस। कैश परचेज प्राइस कौन सा है, अगर आज मैं गुड्स कैश में खरीदने जाऊँ तो मेरे को कितने की देगा, वो मेरा कैश परचेज प्राइस है। जैसे से 60,000 का मैं एलईडी लेके आया था इंस्टॉलमेंट में हायर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से, बट अगर मैं वही चीज़ कैश में लेने जाऊँ तो मेरे को वो मिलती है 45,000 की, तो उसको कैश प्राइस बोलेंगे। जितने की गुड्स आज मेरे को कैश दे के मार्केट से मिल जाए, जितने की गुड्स आज मेरे को कैश दे के मार्केट से मिल जाए, वो मेरी क्या है, कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट जो मैं देता हूँ हायर परचेज प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। बेसिकली नॉर्मली हायर परचेज प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, देखो दिया हुआ है हायर परचेज प्राइस में सबसे नीचे लास्ट लाइन में, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। हायर परचेज चार्जेस, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस।
हायर परचेज चार्जेस कौन से होते हैं? डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस इज योर हायर परचेज चार्जेस। ठीक है जी, हायर परचेज चार्जेस पता चल गए। हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस आपका हायर परचेज चार्जेस हो जाएंगे। और जनरली इसको क्या कहते हैं? हायर परचेज चार्जेस को ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं। हायर परचेज चार्जेस को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। भाई कैसे सर? बेटा मैंने हायर परचेज पे लिया 60,000 का माल, वही चीज़ अगर आज मैं कैश में लेने जाऊँ तो मैं कितने मेरे को कितने में मिलेगी? 45,000 की। तो नॉर्मल अगर मैं आम भाषा में बोलूँ भैया 60,000 की चीज़ मैं किस्तों में लेके आया तो मेरे को 60 की पड़ी है, अगर यही मैं कैश में लेता तो मेरे को 45 की पड़ती। तो मैंने कितना ऊपर ब्याज दिया, कितना मैंने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया? भैया 15,000 इंटरेस्ट दिया। सिंपल सी बात है। अपन बताओ नॉर्मल लैंग्वेज में चलेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन करेंगे तो ही हम यूज़ करेंगे टेक्निकल वर्ड्स, अदरवाइज हम अपना नॉर्मल भाषा में। भैया अगर आज उधार में लेके आ रहा हूँ तो 60,000 की पड़ रही है, यही चीज़ अगर आज कैश में लेके आऊँ ना तो 45 की पड़ेगी। तो 15,000 जो 15,000 डिफरेंस है वो क्या है? मेरा ब्याज ही तो दिया मैंने उसको। तो इसको हायर परचेज में इसको क्या कहते हैं? हायर परचेज चार्जेस बोलते हैं। बट हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में प्रैक्टिकली इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, किस्तों में लिया 60 का पड़ा। ठीक है, यही चीज़ अगर कैश में लेता तो कितने की पड़ती? यही चीज़ अगर कैश में लेता तो 45 की पड़ती। तो ये मेरा क्या माना जाएगा? ये जो डिफरेंस है वो मेरा इंटरेस्ट या फिर हायर परचेज चार्जेस है। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी आप छोड़ दो, कुछ नहीं करोगे, सीधा आप इलस्ट्रेशन में देखो। इलस्ट्रेशन तो दी हुई है, नंबर 1 वाली पे देखो सीधा। पहले सबसे पहले कुछ नहीं कह रहा है इंटरेस्ट निकालो और इंस्टॉलमेंट निकालो नीच ऑफ द फिगर में। कह रहा है डाउन पेमेंट करिए मैंने 20%, बैलेंस टू बी डिस्चार्ज ₹8 लाख बाय वे ऑफ 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। 20% आपका इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होगा एट ईयरली लास्ट। कह रहा जो आपको 8 लाख है वो आपको बाय वे ऑफ 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। ठीक है, आपको 8 लाख जो है बाय वे ऑफ 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। आपको बेसिकली इंस्टॉलमेंट निकालनी है और आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, आम भाषा में। भैया 8 लाख है, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। इसका मतलब क्या है? 8 लाख बाय 4, 2-2 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट, 4 मतलब बनेंगी। ये तो प्रिंसिपल है ना, इसमें तो अभी जुड़ेगा इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। 2-2 लाख के 4-4 प्रिंसिपल जाएंगे आपके। ठीक है, जब आपने 2 लाख रुपए दिए, 8 लाख रुपए आपने ब्याज पे फाइनेंस करवाए, आप माल लेके आ गए, अपना गाड़ी लेके आ गए 10 लाख की। इस 8 लाख को आपको 4 बारी में देना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में देना। अभी हम इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, मैं तो आपको प्रिंसिपल का बताया अभी, जबकि ये नहीं होगा। 8 लाख को आपको 4 बारी में देना है। ठीक है, पहले साल आप क्या करोगे? 4 साल में दोगे। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में 8 लाख पे आप पे पूरा ब्याज लगेगा। भैया आपने 2 लाख रुपए दे के सामान लेके आ गए आप। ठीक है, अब आप सामान लेके आ गए, आपको अगली इंस्टॉलमेंट देनी है अगले साल। तो आपने पूरे साल ऐसे ले लो ना, 10 लाख का था, 2 लाख आपने डाउन पेमेंट करी, 8 लाख रुपये आपने फाइनेंस कराया। ठीक है, आज आप लेके आ गए गाड़ी। ठीक है, अब आफ्टर 1 ईयर, ये क्या है? आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। कंपनी जो आपके इंटरेस्ट किस पे लेगी? पूरे 8 लाख पे लेगी, क्योंकि कंपनी ने अभी पूरा 8 लाख आपसे लेना है। यही होता है भाई, टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लेगी, जितना आप दे दोगे उतना माइनस हो जाएगा, फिर जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उस पर कंपनी इंटरेस्ट लेगी, फिर जितना आप पैसा दे दोगे कंपनी का माइनस हो जाएगा, फिर जो बचा होगा उस पर कंपनी इंटरेस्ट लेगी, फिर जितना आप दे दोगे वो माइनस हो जाएगा। तो 8 लाख का 20% होगा 1,60,000। ठीक है, आपने 2 लाख देना है, मूल का 2 लाख देना, प्रिंसिपल अमाउंट का 4 किस्तें तो देनी है, 2 लाख देना है। 2 लाख प्लस 1,60,000, तो आपके 3,60,000 रुपये क्या बन गई है? इंस्टॉलमेंट बन गई फर्स्ट ईयर की। 3,60,000 रुपये क्या बन गई आपकी? इंस्टॉलमेंट बन गई फर्स्ट ईयर की। ठीक है, प्लस अब कंपनी ने कितना बैलेंस कितना लेफ्ट है? अब 8 लाख था, 2 लाख दे दिया, 6 लाख अभी भी बैलेंस लेफ्ट है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे आ जाओ आप। 6 लाख अब आपको 2 लाख की वो देना ही देना है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे आप? इंस्टॉलमेंट में आपको 2 लाख तो देना ही देना है, 2-4 किस्तें बंधी हुई हैं, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देना। अब इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकलेगा इंटरेस्ट निकलता है जो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है। इंटरेस्ट निकलेगा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये आपका क्या है? दिस इज योर 6 लाख इज योर टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इस पे निकलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो 6 लाख का आप कितना निकालोगे? अब 20%, मतलब 1 लाख 1.2 लाख, 1,20,000। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इंटरेस्ट कितना है मेरा? इंटरेस्ट आएगा मेरा यहाँ पे
1.2 लाख, तो टोटल कितना आ गया? 3.2 लाख। 3.2 लाख आ गया, ठीक है। अब कितना बैलेंस बचा? अब बैलेंस बचा जी मेरा 4 लाख रुपए। कैसे जी सर? बेटा 6 लाख में से मैंने 2 लाख और दे दिया, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में आ जाओ ज़रा। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में आ जाओ। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में आके आप देखो, आपने 4 लाख देना था कंपनी का बकाया। कंपनी पूरे 4 लाख पे 20% ब्याज लेगी आपसे 80,000 रुपये। इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बनेगी? इंस्टॉलमेंट जो आपकी बनेगी वो बनेगी 2 लाख तो आपने देना ही देना है, प्लस 0.8 लाख मतलब 80,000, तो 2.8 लाख आपका क्या आएगा? इंस्टॉलमेंट आएगी, ठीक है। अभी भी बैलेंस कितना बचा है? कंपनी ने कितना देना है बैलेंस? अभी भी कितना बचा है? सर 4 लाख देना था, 2 लाख दे दिया। अभी भी 2 लाख देना, आखिरी अभी भी 2 लाख देना है। तब आ जाओ एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, कंपनी ने 2 लाख देना था, इस पर 20% लेगी। भैया जितना उधार रखोगे पूरे साल का ब्याज उस पर लगेगा। टोटल जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा पूरे साल में उस पर ब्याज लगेगा। पहले साल टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 8 लाख का, तो 8 लाख पे ब्याज लगा। उसमें से मैंने 2 लाख की किस्त दे दी, तो अब दूसरे साल में बैलेंस बचा 6 लाख का, तो 6 लाख पे ब्याज लगेगा। फिर 2 लाख दे दिया, फिर तीसरे साल में बैलेंस बचा हुआ था 4 लाख का, तो 4 लाख पे पूरा टोटल इंटरेस्ट लगेगा। फिर 2 लाख बचा तो 2 लाख पे पूरा टोटल इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 लाख का 20% कितना हो गया? 40,000, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी 2 लाख प्लस 0.4 लाख मतलब 40,000। आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 2.4 लाख की। बैलेंस कितना आपका? सर 2 लाख था, 2 का 2 दे दिया, बैलेंस क्या? 0, ठीक है जी। ये आपके आ गई। तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा था वो? इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था ना हमसे वो इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था। तो पहले साल का इंटरेस्ट ये है, इंस्टॉलमेंट ये है। दूसरे साल का इंटरेस्ट कहाँ गया जी? ये है, इंस्टॉलमेंट ये है। तीसरे साल का इंटरेस्ट ये है, इंस्टॉलमेंट ये है। चौथे साल का इंटरेस्ट ये है, इंस्टॉलमेंट ये है, ठीक है। अब इसी को मैं आपको टेबल फॉर्म में बताता हूँ। ये मैंने तो आपको समझाने के लिए किया ना भैया। अगर हम लेते हैं ब्याज पे कोई भी सामान, मैंने बोला 2 लाख रुपए मैंने दे दिया, 8 लाख मैंने अब देना है पूरे साल। कंपनी ने मैंने पूरे, अब मैं ले आया, अब इंस्टॉलमेंट तो बताओ वैसी बात है ना, नेक्स्ट ईयर ही शुरू होगी। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ जो भी होगा, मैं यहाँ पे ईयरली का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ईयरली है। तो 10 लाख में से 2 लाख दे दिया, 8 लाख अभी मैंने कंपनी का देना है। अगले साल कंपनी मांगेगी मुझसे, जैसे ये मैंने लिया जी, ये मान लो मैंने ये लिया, जो 10 लाख कैसे लिया था, मैंने लिया था 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को लिया, ठीक है। अब ये 8 लाख रुपये मैंने अभी कंपनी का बकाया देना है 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को मैंने कंपनी का इतना आउटस्टैंडिंग अभी देना 8 लाख रुपये। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 31/3/2017 को, आफ्टर 1 ईयर मतलब बोल दिया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बोल दिया, एक ही बात है, मतलब दैट इज 31/3/17 को मैंने कंपनी का 8 लाख देना था। कंपनी की भाई मैं तेरे से ब्याज 2 लाख पे लूंगी, 8 लाख पे लूंगी। अगर आप होते कंपनी की जगह तो आप किस पे ब्याज लेते? आप कहते भाई तेरे से 8 लाख लेना है अभी, तो पूरा ब्याज भी, पूरा इंटरेस्ट भी तो मैं 8 लाख पे लूंगी ना। आप क्या कहोगे? भैया मैंने 8 लाख लेना, तो पूरा इंटरेस्ट भी तुझसे 8 लाख पे लूंगा, तो 8 लाख का 1,60,000 रुपये दे जा, प्लस इंस्टॉलमेंट दे जा। तेरी 2 लाख रुपये तेरे को मैंने कहा था 8 लाख रुपये 4 टुकड़ों में दे दियो, 2 लाख के 4 टुकड़ों में दे दियो। 2 लाख एक दे जा, प्लस 1,60,000 रुपये तेरा टोटल जितना बकाया खड़ा उस पर ब्याज दे जा। तो भैया टोटल तू 3,60,000 रुपये दे जा, वो दे गया। अब मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा भैया 8 लाख में से 2 लाख तो आ गए इस साल, अब टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल कितना बकाया है, टोटल तुझसे कितना लेना है अब एक्सक्लूडिंग ब्याज? भाई टोटल तुझसे अब 6 लाख रुपए लेना है, ठीक है। अब तूने 6 लाख रुपए लेना मैंने, तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर मतलब 31/3/18 को मैंने क्या बोलूंगा? भाई तेरे से अभी भी 6 लाख रुपए लेना था मैंने, तो ब्याज तेरे से मैं 2 लाख पे क्यों लूंगा? ब्याज तो पूरे 6 लाख पे लूंगा ना तुझसे। भाई क्यों? तूने मेरा देना 6 लाख है, तू आज दे रहा 6 लाख, मत दे ब्याज। तू 6 लाख आज दे दे, अगले साल तो तेरे पे ब्याज नहीं लगेगी। अब तूने नहीं दिया तो मैं, भैया मैंने तो तेरे से 6 लाख लेना, तेरे से 6 लाख, तेरे ऊपर 6 लाख ना लगा के कहीं और इन्वेस्ट करता ना। अगर तेरे ऊपर 6 लाख रुपए ना, तेरे को ना 6 लाख रुपए दे के कहीं और इन्वेस्ट करता तो इतना मैं कमा लेता ब्याज पे 20% के हिसाब से। इसलिए तुझसे 20% चार्ज करूंगा, टोटल बकाये पे चार्ज करूंगा, क्योंकि भैया तेरे से इतना मैंने लेना है। जितना तू दे देगा उतना घटता चला जाएगा, जितना तेरा बचा होगा उस पर पूरे में ब्याज लगेगा, जितना तू थोड़ा थोड़ा दे देगा थोड़ा थोड़ा घटता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा माइनस होता चला जाएगा। 8 लाख लेना था, 2 लाख दे दिया, हटा दिया, नीचे आ गया मैं। अब 6 पे ब्याज लूंगा, 6 में से 2 दे देगा तब 4 पे ब्याज लूंगा, 4 में से 2 दे देगा तो 2 पे ब्याज लूंगा, 2 का पूरा दे देगा, 1 रुपया ब्याज नहीं लूंगा फिर। क्यों? क्योंकि तेरा तो बकाया कुछ बचेगा ही नहीं।
आउटस्टैंडिंग कुछ बचेगा ही नहीं। जब तक तेरा बचा हुआ है टोटल पे ब्याज लगेगा भाई। भाई प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। अगर आप टीवी वगैरह कुछ लेने जाओ तो वो क्या कहता है, ब्याज वो पूरे साल पे लगाता है, पूरे जितना आपका आउटस्टैंडिंग होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है, फिर जितना आप दे देते हो वो माइनस हो जाता है, जो रिमेनिंग प्रिंसिपल बचता है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो दे दिया आपने वो माइनस हो जाएगा, जो रिमेनिंग प्रिंसिपल बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो आपने दे दिया माइनस हो जाएगा, जो रिमेनिंग प्रिंसिपल बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो हमने भी ऐसे ही किया, जो हमारा रिमेनिंग प्रिंसिपल बचता है हमने उस पर इंटरेस्ट लिया है आपसे। इस पर अब ये रिमेनिंग प्रिंसिपल 6 लाख बचा था, इस पर इंटरेस्ट लिया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में 6 लाख में से 2 दे दिया, रिमेनिंग प्रिंसिपल 4 लाख बचा, इस पर इंटरेस्ट लिया, फिर नेक्स्ट ईयर में 2 दे दिया, 2 बचा, रिमेनिंग प्रिंसिपल 2 बचा, इस पर मैंने इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है। अब इसी पूरे को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, बात खत्म। इंस्टॉलमेंट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, ओपनिंग बैलेंस प्लस कर दो इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट आएगी, इधर लिख दोगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 मैंने बोला, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस था मैंने 8 लाख रुपए लेना था, इंटरेस्ट लगेगा पूरे 8 लाख पे 20%, कितना आएगा 1.6 लाख। ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट करना मतलब 9.6 कर देंगे। इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी आपकी, इंस्टॉलमेंट आएगी, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या है, इसको लिखो ए, इसको लिखो बी, इसको लिखो सी, इसको लिखो डी, इसको लिखो ई, इसको लिखो एफ। यहाँ पे एक ही बारी फॉर्मूला लगा देते हैं, जो भी बी होगा C इज इक्वल टू, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, C इज इक्वल टू बी का 20% सीधा, जो भी आप प्रिंसिपल होगा उसका 20% उठाएगा ये। डी क्या होगा, डी होगा आपका बी प्लस सी। ई क्या होगा, ई होगा बेटा 8/4, 8 लाख था, चार इंस्टॉलमेंट में देना था, उसने बोला था ना 8 लाख को 4 बारी में देना है, प्लस क्या करूँगा इंटरेस्ट करूँगा इसमें। इंटरेस्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट मैंने क्या निकाला सी, इंटरेस्ट है बेसिकली सी। तो ई इज इक्वल टू 8/4, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट थी, 8 लाख था अमाउंट था, इसलिए 8 लाख लिखा, डिवाइडेड बाय 4 किया क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट थी, प्लस सी, क्योंकि सी आपका क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस क्या है, एफ है आपका, एफ कैसे निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस, डी जो आपका ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट था टोटल, माइनस कर दोगे आप उसमें से इंस्टॉलमेंट अमाउंट ई, डी में से ई जाएगा, तो अभी आपको समझ आ जाएगा, डी में से ई जाएगा आपका एफ आ जाएगा। अब देखना ज़रा, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 9.6, इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी कितनी 8/4, 2 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 1.6, 2 प्लस 1.6 3.6, सेम वही आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, क्लोजिंग बैलेंस मेरा फर्स्ट ईयर में मेरा 6 बचा था, 8 में से 2 गया, 6 बचा था ना, यहाँ पे भी ये आएगा डी माइनस ई, डी आपका 9.6 माइनस ई आपका 3.6, तो कितना आएगा 9.6 माइनस 3.6 6 आएगा, 9.6 माइनस 3.6। सेकंड पे आ जाओ, अब 6 बचेगा, क्लोजिंग आपका ओपनिंग बन जाएगा 6। मैंने क्या बोला है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, बी का 20%, मतलब बी ए है मेरा 6 का 20% 1.2, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट 6 प्लस 1 7.2, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी 8/4, मतलब 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 साल थे, इसलिए 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 2 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है इस बारी 1.2, मतलब सी कॉलम को ऐड करूँगा तो आएगा 3.2, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा डी माइनस ई, डी क्या 7.2 और ई क्या 3.2, ये कितना आएगा आपका 4, इंस्टॉलमेंट नंबर 3 4, इधर आएगा 4, इधर कितना निकलेगा 4 का 20% 0.8, ये आएगा 4.8, इधर कितना आएगा 2 प्लस 0.8 तो 2.8, इधर बचेगा 2, इधर आएगा 2, इधर आएगा 0.2, सॉरी 20% है 4, और इधर आएगा 2.4 और इधर आएगा 2.4, इधर बचेगा 0। सिंपल ये स्टेटमेंट है, ऐसे होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको ईयरली बताया, ईयरली के साथ साथ हाफ ईयरली भी होता है, 2 ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, तो अभी वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, अभी मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ आपको।
एक दो पेज पलटोगे तो एक चीज़ मिलेगी आपको, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन कैश प्राइस इज गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जब आपको कैश प्राइस तो पता है बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। कैश प्राइस तो पता बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उस केस में कैसे निकलेगा इंटरेस्ट। नीचे सीधा देखो आपको इलस्ट्रेशन दिया, मैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू ही बता रहा हूँ। कह रहा है भरत लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर बी लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस पता है आपको 10 लाख, कैश डाउन पेमेंट कह रहा है 20% लेंगे, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है, याद रखना इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट होता है, याद रखना। ईज टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, 4 साल तक देनी है हर साल के अंत में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हायर परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हमने देखा था ना, हायर परचेज प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मैंने आपको सिखाया था हायर परचेज, जो मैंने आपको बताया था प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो भैया कैश में इतने में मिलता है प्लस इतना मैं ब्याज लूँगा टोटल ब्याज सारी इंस्टॉलमेंट में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जितनी मैंने डाउन पेमेंट कर दी प्लस कर दूँ इंस्टॉलमेंट। क्यों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो होता ही है, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो होता ही है। तो इंटरेस्ट ये वाला यहाँ कवर हो गया, डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल वो कैश प्राइस होता है। डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल, ये आपकी डाउन पेमेंट प्लस ये प्रिंसिपल इतना, ये आपका क्या होता है, कैश प्राइस होता है। और ये वाला जो इंटरेस्ट है वो यही वाला इंटरेस्ट है, ये आपका इंक्लूड हो गया। तो एक ही बात है, तोड़ के मैंने दिखा दिया आपको, यही चीज़ निकलेगी। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस कर दो तो आपका HPP आ जाएगा, या डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, या फिर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल करेंगे तो कैश प्राइस ही आएगा, भैया इतना डाउन पेमेंट ले लो आज जीरो इंटरेस्ट पे, इतना प्रिंसिपल मेरा बचा बकाया, ये कैश प्राइस है, प्लस इंटरेस्ट ये वाला इंटरेस्ट है, यही चीज़ आएगी, ठीक है जी, ठीक है सर। तो वो यही कह रहा है, क्वेश्चन में मुझे कैश प्राइस दिया हुआ है 10 लाख का, लेकिन मेरे को कैश प्राइस का कुछ करना नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो इंस्टॉलमेंट है और डाउन पेमेंट है। मेरे को पहले डाउन पेमेंट निकालनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट क्या है, 20% कैश डाउन पेमेंट है, मतलब 10 लाख का 20%, कैश प्राइस का 20% 2 लाख। तो मेरे को HPP निकालना है, HPP बोले तो हायर परचेज प्राइस, दैट इज़ 2 लाख डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। वो कह रहा है भैया 2.5 लाख की 4 है, तो 2.5 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 और 2 12 लाख रुपये आपका क्या आएगा, हायर परचेज प्राइस, ठीक है जी। अब मुझे बेसिकली इंटरेस्ट निकालना था तो मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ पहले। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 12 लाख माइनस 10 लाख 2 लाख आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट क्या बोल लूँ, हायर परचेज चार्जेस बोल लूँ, हायर परचेज चार्जेस या हायर परचेज इंटरेस्ट, क्या बोला था मैंने, हायर परचेज चार्जेस बोल लो या फिर इंटरेस्ट बोल लो, कैसे निकलेगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस आपका 12 लाख है, भैया इतना फालतू खरीद रहा हूँ, मतलब अगर आज की डेट में कोई चीज़ मेरे को 10 लाख रुपए की कैश में मिल रही है तो अगर उसको ही मैं इंस्टॉलमेंट पे लेता हूँ तो मेरे को कितने में पड़ेगी, हायर परचेज पे लेता हूँ तो मेरे को 12 लाख की पड़ेगी। कटेगा पॉइंट। अगर मैं आज कोई चीज़ कैश में लेने जाऊँ 10 लाख की, वही चीज़ अगर आज मैं हायर परचेज पे खरीदूँ, उधार में खरीदूँ तो मेरे को 12 की पड़ेगी, मतलब मैं 2 लाख रुपये फालतू दूंगा हायर परचेज के केस में, मतलब मैं 2 लाख रुपये ब्याज दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा 2 लाख रुपये ब्याज, ठीक है, ठीक है सर। तो 2 लाख आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब इसमें हम इसको निकालने का तरीका है, आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें निकालनी होती है रेशियो के बेसिस पे हम इस पर इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें वो नहीं पता ना कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं, इसलिए हमें रेशियो के बेसिस पे हर साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है जी। यहाँ लिखो सबसे पहले ईयर, आउटस्टैंडिंग HPP इन द बिगिनिंग, इंस्टॉलमेंट पेड
और आउटस्टैंडिंग HPP एट द एंड, ईयर नंबर 1 है, कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल 10 लाख है, डायरेक्ट 4 इंस्टॉलमेंट है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 10 लाख है। 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट दूंगा, 7.5 बचेगा, 3 4 7.5 आएगा यहाँ पे, 2.5 दे दूंगा, 5 बचेगा, 5 आएगा, 2.5 दे दूंगा, 2.5 बचेगा, 2.5 आएगा 4th ईयर में, 2.5 दे दूंगा तो 2.5 मतलब यहाँ पे नील बचेगा। ठीक है जी। रेशियो क्या है आपकी, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग HPP इन द बिगिनिंग वाली की हमें वही निकालनी है। बिगिनिंग में कितना, मतलब जो बिगिनिंग में बकाया वही पूरे साल में रहेगा ना आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में है वही पूरे साल में आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसलिए मैंने आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग वाला लिया क्योंकि वही पूरे साल में आउटस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि पैसा तो एंड में आके मिलता है, एंड ऑफ द ईयर में पैसा मिलता है, तब वो इंस्टॉलमेंट में से कम होता है, प्रिंसिपल अमाउंट तब कम होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट तब कम होता है जब एंड में मेरे को पैसा मिलता है, लेकिन पूरे साल तो जो वही आउटस्टैंडिंग रहेगा ना जो बिगिनिंग में था, इसलिए मैंने बिगिनिंग लिखा क्योंकि हमें तो पूरे साल के लिए मतलब है, एक दिन से मतलब नहीं हमें। तो 100:75:50:25 ये ठीक है ना, ये वाली रेशियो बना ली मैंने, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 4:3:2:1, सिंपल है। बस अब निकाल लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर, अब आ जाएगा बड़े आराम से इस रेशियो के बेसिस पे, इसी रेशियो के बेसिस पे निकलेगा। फर्स्ट ईयर देखो 2 लाख है आपका, क्या चीज़ 2 लाख है, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख निकाला था, इंटू 4/10 कर दोगे, 4 3 7 और 2 9 1 10, 4/10, पहले साल का आपका कितना आ गया 80,000। सेकेंड ईयर देखो 2 लाख का 3/10, थर्ड में देखो 2 लाख का 2/10, फोर्थ में देखो 2 लाख का 1/10। ये 60,000, ये 40,000, ये 20,000, ये आपका टोटल आ गया इंटरेस्ट 2 लाख। मतलब मैंने टोटल इंटरेस्ट को रेशियो के बेसिस में बांट दिया, और जो रेशियो मैंने कैसे निकाला था, रेशियो मैंने निकाला है जो आउटस्टैंडिंग फिगर है आपकी एट द बिगिनिंग वाली हर साल में, उसके बेसिस पे मैंने रेशियो निकाली। उसके बेसिस पे ही क्यों निकाली मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों की बहनों, मैंने इसलिए मैंने निकाली वो फिगर, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होगा ना वही आउटस्टैंडिंग पूरे साल रहेगा, और जो आउटस्टैंडिंग चेंज होगा ना वो एट द एंड में आके चेंज होगा। तो जितना टोटल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, इंटरेस्ट तो मैं पूरे आउटस्टैंडिंग पे ही लेता हूँ ना, अभी मैंने सीखा, अभी मैंने ये बताया ना आपको, जो हम इंटरेस्ट लेते हैं वो हम पूरे टोटल आउटस्टैंडिंग पे लेते हैं जो पूरे साल में रहता है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग जो चेंज होता है वो एंड में आके चेंज होता है, जब मैं पैसा पे करता हूँ एंड में, ईयर एंड पे, तो जो ईयर एंड पे पैसा पे करता हूँ उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग बचता है वही नेक्स्ट ईयर एंड तक रहता है। ठीक है ना, जो क्लोजिंग होगा आउटस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा, वही ओपनिंग में रहेगा नेक्स्ट ईयर के, फिर वही चलेगा पूरे साल, फिर एट द एंड में आके वही होगा, लेकिन उसमें से फिर मैं कुछ पे कर दूंगा, फिर वो आउटस्टैंडिंग चेंज होगा, फिर वही आउटस्टैंडिंग जो चेंज होने के बाद होगा वही ओपनिंग बनेगा, फिर पूरे साल रहेगा, फिर एट द एंड में आके मैं कुछ पे करूँगा, फिर आउटस्टैंडिंग कुछ चेंज हो जाएगा, फिर वो आउटस्टैंडिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा, फिर वो चलेगा। तो जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, या है ना, जो आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग है वही पूरे साल चलता है। ठीक है, उतना ही टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है पूरे साल में, इसलिए मैं ब्याज भी उसी पे लगाता हूँ पूरे साल में, पूरे साल की ब्याज भी मैं उसी आउटस्टैंडिंग पे लगाऊंगा जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, क्योंकि वो पूरे साल उतना ही रहता है, एट द एंड में आके चेंज होता है। ठीक है ना, तो जो मैं ब्याज लगाऊंगा वो उसी आउटस्टैंडिंग में लगाऊंगा जो ओपनिंग में होगा। ठीक है, इसलिए मैंने रेशियो भी कौन सी लिया, ओपनिंग वाली लिया। क्यों, क्योंकि इस पर जो इंटरेस्ट लगता, अगर मैं इंटरेस्ट निकालता तो भी मैं उसी पे निकालता जो मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यही अमाउंट 10 लाख पूरे साल में रहेगा, 2.5 लाख मैंने एंड में आके दिया। ठीक है, फिर 7.5 लाख हुआ एंड में, नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में 7.5 लाख रहा, पूरे साल 7.5, ईयर एंड पे आके सेकंड ईयर के मैंने 2.5 दे दिया, फिर ईयर एंड पे आके आउटस्टैंडिंग चेंज हो गया 5 लाख। ठीक है, थर्ड ईयर की ओपनिंग में क्या बना 5, पूरे साल क्या रहेगा 5 5 5 5 5 5 5। तो ब्याज किस पे लूँगा, पहले 10 पे लूँगा, फिर 7.5 पे ब्याज लूँगा, फिर 5 पे तो ब्याज लूँगा सॉरी, फिर 5 पे ब्याज लूँगा, फिर 2.5 लाख दिया, फिर चेंज हुआ, फिर अगले साल फिर 2.5 लाख रह जाएगा, फिर पूरे साल 2.5 ईयर एंड पे आके ब्याज किस पे लूँगा, 2.5 पे लूँगा। तो ईयर एंड पे मैं ब्याज किस पे ले रहा हूँ, जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, जो मेरा ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था उस साल में, उसी अमाउंट पे मैं ब्याज ले रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था 10 लाख, तो मैं 10 लाख पे ब्याज लूँगा। फिर अगर मेरे को, ये मैं तब बोल रहा हूँ अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो तो, ठीक है, फिर मैंने 2.5 लाख दे दिया, अब नेक्स्ट ईयर मेरा 7.5 आउटस्टैंडिंग है, सेकंड ईयर की ओपनिंग में 7.5 आउटस्टैंडिंग है, पूरे साल 7.5 चलेगा, ईयर एंड पे आके मैं ब्याज किस पे लूँगा, 7.5 पे लूँगा।
ठीक है। तो मैं कौन सा आउटस्टैंडिंग उठा रहा हूँ, जो ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग था मैं ब्याज उस पर ले रहा हूँ, फिर 2.5 दे दिया, सेकंड ईयर में 5 बचा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में 5 आउटस्टैंडिंग था, चलेगा 5, ओपनिंग में 5 आउटस्टैंडिंग था, 5, थर्ड ईयर के एंड में आके 5, अब मैं ब्याज किस पे ले रहा हूँ, 5 पे ले रहा हूँ। तो 5 क्या है मेरा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाला 5 है, 5 क्या है मेरा, जो मेरा बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, उस पर मैं ब्याज कैलकुलेट करूँगा, फिर मैं दे दूंगा, दे दिया मैंने ब्याज प्लस प्रिंसिपल, 2.5 होगा इंस्टॉलमेंट टोटल में, 2.5 गया, अब बचा कितना, थर्ड ईयर के एंड में 2.5, अब ठीक है, अब ये 2.5 चेंज हो गया आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, अब आउटस्टैंडिंग एट दी फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में क्या रहेगा, 2.5 रहेगा, 2.5 चलेगा 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 चलेगा, फोर्थ ईयर के एंड में आके क्या लूंगा, 2.5 पे ब्याज लूंगा, ये 2.5 क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, 5 क्या था, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, 7.5 क्या था, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर, 10 क्या था, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, 2.5 क्या आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, 2.5 क्या आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, 7.5 क्या है, 5 क्या है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर क्या 7.5 है, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर क्या आपका 10 लाख है। तो आपने देख रहे हो, आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो 10 पे किया पहले पूरे साल के एंड में किया एंड में आगे, लेकिन किया किस पे, आउटस्टैंडिंग है तो बिगिनिंग पे। फिर नेक्स्ट ईयर आपने 5 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया आपने 5 पे किया आपने ये एंड पे आगे, लेकिन आपने किया किस पे, आउटस्टैंडिंग जो इन द बिगिनिंग था। फिर आपने थर्ड ईयर में किया 5 पे, सॉरी सेकंड ईयर में आपने किया 7.5 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट, थर्ड ईयर में आपने किया 5 पे कैलकुलेट, ठीक है। 5 क्या था आपका, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है, थर्ड ईयर का बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था वो था आपका, लेकिन आपने किया कब, थर्ड ईयर के एंड में आके। फोर्थ ईयर में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 2.5 लाख पे, किया कब आपने, फोर्थ ईयर के एंड में, लेकिन फिगर क्या है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वाली है 2.5 लाख रुपये। तो इसलिए मैंने, हम कैलकुलेट ही बिगिनिंग पे करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बिगिनिंग का रेशियो लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अब समझ आया होगा आप लोगों को कि बिगिनिंग का ही क्यों लिया सर ने, एंड का क्यों नहीं लिया। क्योंकि जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है वही पूरे साल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और हम इंटरेस्ट भी उसी पे निकालते हैं अगर हमें इंटरेस्ट रेट पता हो। अगर हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता, हमें टोटल इंटरेस्ट पता, भैया टोटल 2 लाख का इंटरेस्ट है, तो जो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग था मैंने उसका रेशियो निकाला, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग का जो मैंने रेशियो निकाला, उस रेशियो को बेस बना के मैंने टोटल इंटरेस्ट को बांट दिया, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया हर साल का। ठीक है जी, ज़्यादा हो गया आज के लिए चलिए आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, आप सब इसको रिवाइज करके आना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो गुड इवनिंग गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।